क्या आपने कभी सरकारी नौकरी शब्द सुना है? यह भारत में बहुत बड़ी बात है, जो देश के सबसे बड़े रोजगार क्षेत्रों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, सरकारी नौकरियां। आज हम पर्दा हटाएंगे और आपको बिल्कुल बताएंगे कि इसका असली मतलब क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय असली मौके कहाँ हैं। हाँ, जो संख्या आप देख रहे हैं, ये कोई टाइपो नहीं है। इस समय भारत में 50,000 से भी अधिक, हाँ, 50,000 सक्रिय सरकारी नौकरी की रिक्तियां हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह अवसरों का एक विशाल और खुला मैदान है, और इस एक्सप्लेनर में हम आपको इसे समझने का नक्शा देने वाले हैं। तो ये है हमारा गेम प्लान। सबसे पहले हम बुनियादी बातें कवर करेंगे। आखिर सरकारी नौकरी है क्या? फिर हम जानेंगे कि ये सारी नौकरियां कहाँ हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आपकी योग्यता इस तस्वीर में कैसे फिट बैठती है। आवेदन करने के जरूरी नियमों पर चर्चा करेंगे और अंत में आपके लिए आगे के कदम बताएंगे ताकि आप शुरुआत कर सकें। ठीक है, सबसे पहले जरूरी बात, रोमांचक चीजों में जाने से पहले चलिए एक मजबूत आधार बनाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हम सभी इस शब्द का असली मतलब समझ रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सरकारी नौकरी हिंदी में सरकारी रोजगार के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन असल में यह एक छत्र शब्द है ना? यह केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों से लेकर राष्ट्रीय बैंकों, प्रतिष्ठित भारतीय रेलवे और यहां तक कि सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों में पदों को भी शामिल करता है। कुल मिलाकर ये भूमिकाएं वास्तव में भारत में सार्वजनिक सेवा की रीढ़ हैं। ठीक है, अब बड़ा सवाल, जिसका आप शायद इंतजार कर रहे हैं, आखिर ये 50,000 से ज्यादा नौकरियां छुपी कहां हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं और उन क्षेत्रों को देखते हैं जहां इस समय जबरदस्त भर्ती हो रही है। ठीक है, यहां जो वाकई दिलचस्प है वह यह है कि ये नौकरियां कितनी केंद्रित हैं। बैंकिंग और फाइनेंस सबसे आगे है, जिसमें जबरदस्त 19,000 रिक्तियां हैं। हम यहां बैंक क्लर्क से लेकर ऑफिसर तक की सभी नौकरियों की बात कर रहे हैं। इसके ठीक बाद मेडिकल और स्वास्थ्य क्षेत्र को स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट जैसी नौकरियों के लिए 16,000 से अधिक लोगों की जरूरत है। और यह देखिए, शिक्षा क्षेत्र भी 13,000 से अधिक लोगों की तलाश में है, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हैं। लेकिन बात सिर्फ इन टॉप 3 क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रक्षा क्षेत्र में भी जबरदस्त मांग है, जहां कांस्टेबल के हजारों पद खाली हैं। भारतीय रेलवे लगभग हमेशा अप्रेंटिस और स्टाफ के लिए भर्ती करता रहता है। और निश्चित रूप से इंजीनियरिंग, तकनीकी क्षेत्रों और डाटा एंट्री ऑपरेटर असिस्टेंट जैसी प्रशासनिक भूमिकाओं में भी हजारों बेहद जरूरी नौकरियां हैं। विविधता वाकई में अद्भुत है। तो इतने सारे अलग अलग विकल्पों के साथ मुझे यकीन है कि आप खुद से पूछ रहे होंगे, ठीक है, यह सब तो बढ़िया है, लेकिन क्या इसमें मेरे लिए भी कोई जगह है? तो चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन में चलते हैं और पता लगाते हैं। हम यह देखने वाले हैं कि आपकी शिक्षा कैसे अलग अलग करियर रास्ते खोल सकती है। ये जो टेबल है, यही असली कहानी बयां करती है। मेरा मतलब है, बस उस सबसे ऊपर वाली लाइन को देखिए। अभी 50,000 से ज्यादा पद ऐसे हैं जो उन लोगों के लिए खुले हैं जिन्होंने 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की है। ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर आपके पास 20,000 से ज्यादा नौकरियां खास तौर पर ग्रेजुएट्स के लिए हैं, और हजारों और भी हैं उन लोगों के लिए जिनके पास तकनीकी कौशल है, जैसे डिप्लोमा या ITI सर्टिफिकेट। यहां मुख्य बात यह है कि लगभग हर स्तर पर प्रवेश के अवसर मौजूद हैं। आइए इसे थोड़ा और वास्तविक हो जाएं, क्या कहते हैं? तो मान लीजिए आपने 12वीं कक्षा पूरी कर ली है। आप सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल बनने की सोच सकते हैं, रेलवे में अप्रेंटिस बन सकते हैं, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर भी बन सकते हैं। अब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए एकदम अलग तरह के दरवाजे खुल जाते हैं। आप किसी बीमा कंपनी में प्रशासनिक अधिकारी बनने के बारे में सोच सकते हैं, SBI जैसे बड़े बैंक में जूनियर एसोसिएट बन सकते हैं, या फिर भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी भी बन सकते हैं। दो बिल्कुल अलग रास्ते, दोनों ही बहुत सुलभ हैं। और यही इस पूरे हिस्से की मुख्य बात है। सार्वजनिक क्षेत्र को समावेशी बनाया गया है। मूल स्रोत ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि फर्क नहीं पड़ता आपने 8वीं पास की है, आपके पास कोई विशेष ITI सर्टिफिकेट है, या आपने PhD तक की पढ़ाई की है, आपके लिए एक रास्ता तय किया गया है। ठीक है, तो आपने नौकरियां देख ली हैं, शायद आपने अपने लिए कोई उपयुक्त विकल्प भी देख लिया हो। लेकिन नियमों की बारीकियां, खेल के नियम क्या हैं? आइए उस जरूरी चेकलिस्ट को कवर करते हैं जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर देखना चाहिए। असल में यह सब 3 मुख्य स्तंभों पर आकर टिक जाता है। पहला, आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, यह अनिवार्य है। दूसरा, आपकी उम्र सही होनी चाहिए। आमतौर पर इसका मतलब है कि आपकी उम्र कम से कम 18 साल हो, हालांकि कुछ अप्रेंटिसशिप के लिए 14 साल भी हो सकती है। तीसरा, महत्वपूर्ण है, आपके पास उस विशेष नौकरी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। यह सीधा है, समझौता नहीं।
उम्र की बात करें, महत्वपूर्ण जानकारी। पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए, जिसे आयु में छूट कहा जाता है, वह दी जाती है। इसका मतलब है कि एससी एसटी समुदाय के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल, ओबीसी समुदाय के लिए 3 साल और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पूरे 10 साल की छूट मिलती है। यह कई आवेदकों के लिए पूरी तरह से खेल बदल सकता है। तो अब आपको पूरी स्थिति समझ आ गई है, आप नियम जानते हैं। आइए इसे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के साथ समाप्त करते हैं कि आप वास्तव में कैसे कदम उठा सकते हैं और इस यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। क्या आप इतने सारे विकल्प देखकर उलझन महसूस कर रहे हैं? मैं समझ सकता हूं, ये वाकई बहुत कुछ है। तो यहां एक बेहतरीन व्यावहारिक सुझाव है और यह सीधे हमारे स्रोत सामग्री से आया है। रेलवे, शिक्षण और बैंकिंग क्षेत्रों में नौकरियों को अक्सर एक शानदार शुरुआत माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके आवेदन प्रक्रिया थोड़ी अधिक सीधी हो सकती है और ये आमतौर पर बहुत बड़ी संख्या में भर्ती करते हैं। इस क्षेत्र में अपडेट रहना ही सब कुछ है। आप एक भी अवसर चूकना नहीं चाहेंगे। सूचनाओं में बने रहने का अच्छा तरीका है फ्री जॉब अलर्ट्स के लिए साइन अप करना। आप ईमेल सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं जो नौकरियों की जानकारी आपके इनबॉक्स में भेजती है। इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर सही जॉब पोर्टल्स फॉलो कर सकते हैं। आज हमने कवर किया है कि सरकारी नौकरी क्या है और आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सोचने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूं। एक ऐसी दुनिया में जो इतनी तेजी से बदल रही है, ये 50,000 लोग वास्तव में भारत के भविष्य को आकार देने में क्या भूमिका निभाएंगे? देखिए, ये सिर्फ नौकरियां नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो बैंकों को चलाएंगे, अगली पीढ़ी के बच्चों को पढ़ाएंगे और देश की सीमाओं की सुरक्षा करेंगे। तो इनका असली प्रभाव क्या होगा?